सरकार से 1 करोड़ मुआवजे की मांग। धड़ल्ले से चल रही ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी। मुजफ्फरपुर में 1 सप्ताह में 3 गुना बड़ी खपत। जरूरत के अनुसार नहीं हो पा रही आपूर्ति। बेगूसराय एएसआई की पिटाई का वीडियो वायरल। महिला संग छेड़खानी का मामला। वीडियो में रहम की भीख मांगते दिखे दरोगा। मधुबनी के कई इलाकों में बदला मौसम का मिजाज। तेज आंधी के चलते हुई बारिश। मौसम विभाग ने पहले ही जारी किया था अलर्ट। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। अब सीधे रुख करते हैं खबरों की ओर। राजधानी रांची सहित पूरे झारखंड में कोरोना संक्रमण तेजी से अपना पांव पसार रहा है। वहीं सभी को न्याय दिलाने वाले अधिवक्ता समाज भी इससे अछूता नहीं है। कई अधिवक्ताओं की कोरोना संक्रमण से मौत भी हो गई है और कई परिवार अभी इसके चपेट में हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए रांची बार काउंसिल ने 25 अप्रैल तक न्यायिक कार्य में भाग नहीं लेने का फैसला लिया है। वहीं स्टेट बार काउंसिल के सदस्य संजय विद्रोही ने राज्य सरकार से जिन भी अधिवक्ताओं की मृत्यु कोरोना संक्रमण से हुई है उन्हें 1 करोड़ का मुआवजा देने की मांग की। से कोरोना ने अपना प्रकोप और तांडव मचाकर रखा हुआ है। हम अधिवक्ता इससे वंचित नहीं हैं। अधिवक्ता समुदाय में नित्य रोज हम लोग जो है देख रहे हैं कि अधिवक्ताओं की मृत्यु हो रही है। रांची में खास तौर पर कई अधिवक्ता अपनी जान कोरोना के कारण गंवा चुके हैं। लोगों में यह चर्चा होने लगी अधिवक्ताओं में कि जब अब हम अपने वापस काम में लौटेंगे तो कई अधिवक्ताओं से हम लोगों की मुलाकात नहीं होगी। ये बहुत ही दयनीय स्थिति है और हम अधिवक्ताओं को अंदर से रुलाने वाली स्थिति है। मैं पुनः यह मांग करता हूं कि अधिवक्ता को देखने वाला कोई नहीं है। सरकार अधिवक्ता को नहीं देखती है और न ही कोई संस्था अधिवक्ता के प्रति कोई भी तरह का अपना रुझान दिखाती है कि उनको उनसे सेंटिमेंट्स है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शुभम कुमार हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। शुभम, कोरोना से जिन अधिवक्ताओं की मौत हुई है उसको लेकर मुआवजे की मांग की जा रही है। शुभम, तरीका से कोरोना की जो रफ्तार देखने को मिल रही है झारखंड में, और अब कह सकते हैं कोई भी देश और कोई भी राज्य से अछूता नहीं है। और कह सकते हैं तमाम वर्गों में कोरोना इतना तेजी से फैल चुका है कि हर एक लोग परेशान है और एक चिंता का माहौल जरूर बना हुआ है। डर की स्थिति है झारखंड में। और झारखंड की बात करें तो अधिवक्ताओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ परिस्थितियां ठीक होने के बाद अधिवक्ताओं के काम वापस से पटरी पर लौटी थी। उसके बाद से फिर एक बार कह सकते हैं 7 से 8 संक्रमित अधिवक्ता एक साथ ही बार भवन में मिले। उसके बाद कह सकते हैं जो लगातार ग्राफ देखने को मिला है कोरोना के बढ़ते आंकड़ों का, और जिसमें अधिवक्ता भी शामिल है। तो अधिवक्ताओं की ये मांग है कि अगर किसी की मृत्यु हो जाती है संक्रमित अधिवक्ताओं की, उन्हें उनके परिजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए और राज्य सरकार के द्वारा दिया जाए। लेकिन फिलहाल इसकी तरफ से कोई पहल नहीं की गई है सरकार की तरफ से। अब यह देखना होगा कि अधिवक्ताओं की स्थिति क्या ऐसी ही बनी रहती है और क्या इस संक्रमण की चपेट में और अधिवक्ताओं की आने की आशंका और बरकरार है, और एक डर का माहौल नियाज बखूबी बना हुआ है। जी शुभम, अभी तक कितने अधिवक्ताओं की मृत्यु हुई है कोरोना की वजह से? देखिए, अभी आंकड़ों का तो अभी उतना पता नहीं चल पाया है। और हालांकि जिस तरीके से जब पहला कोरोना जब आया था तब 7 से 8 अधिवक्ताओं की मृत्यु हो चुकी थी। और कह सकते हैं एक उदासी का आलम जरूर है और अधिवक्तागण इतने परेशान है, क्योंकि अधिवक्ताओं के पास आम आदमी अपने फरियाद को लेकर जाते हैं तो कह सकते हैं संक्रमण का खतरा वहां ज्यादा बरकरार है। तो इसी को देखते हुए अभी फिलहाल तो बार भवन को सील कर दिया गया है। लेकिन अब यह देखना होगा कि आखिर जब स्थिति सामान्य हो जाएगी और जो अधिवक्ता की मृत्यु हो गई है उनके परिजनों को राज्य सरकार के द्वारा क्या मुआवजा प्रदान किया जाता है, ये तो आगे की बात है। लेकिन अभी जो मौजूदा स्थिति है वो भयावह है। जी शुभम, तो क्या लगता है कि ये जो मांग की गई है 1 करोड़ की, राज्य सरकार इस पर कोई पहल कर सकती है? देखिए, अभी तो फिलहाल राज्य सरकार के तमाम पदाधिकारी और खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कोरोना के इस विकट परिस्थिति में राज्य की जनता की जिंदगी बचाने में लगे हुए हैं। और अभी फिलहाल अधिवक्ताओं की तरफ उनका कोई पहल नहीं किया गया है, ना ही किसी और वर्ग के लिए पहल किया गया है। अभी सरकार की यह कोशिश है कि स्थिति को कैसे काबू किया जाए, कैसे स्थिति को नियंत्रण में लाया जा सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
वहीं कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर मुजफ्फरपुर के लिए मुसीबत का पहाड़ बनती जा रही है। स्थिति ऐसी बन रही है कि संक्रमितों को ऑक्सीजन की जरूरत पूरी करते करते व्यवस्था का ऑक्सीजन लेवल ही घटने लगा है। सरकारी और निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन की खपत एक सप्ताह में 3 गुना बढ़ गई है, जबकि बेला स्थित एसबीजी प्लांट से पूरी क्षमता लगाने के बाद भी आपूर्ति जरूरत के अनुसार नहीं हो पा रही है। वहीं इसका अनुचित लाभ भी कुछ लोग उठाने लगे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी में भी शुरू हो गई है। पहले हम लोग को यहाँ का गेम सब ऑर्डर दिए हुए हैं। पहले अपना लोकल जितना नर्सिंग होम हो, अपना जितना मेडिकल कॉलेज है उसको देने के बाद यदि बचता है तब आप बाहर को दीजिए। अरे एक कीमत को लेके भी मार्केट में थोड़ी सी डिफरेंस आ रही है। मेरा यहाँ का कीमत पहले जो था अभी भी आज रेट में नहीं। 10 दिन से हम लोग को एक भी ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। हम लोग दुकान बंद करके घर में बैठे हुए हैं। कारण क्या बताया जाएगा? गैस मिल नहीं रही है। एसबीजी एक सप्ताह से हम लोग मुजफ्फरपुर में 2 प्लांट था, एक पाटलिपुत्रा गैस है और एक एसबीजी। पाटलिपुत्रा गैस बंद है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शिव शंकर झा हमारे साथ ऑनलाइन पे मौजूद हैं। शंकर, जिस तरीके से कोरोना का लगातार रफ्तार जो है वह बढ़ता जा रहा है और इस बीच ऑक्सीजन सिलेंडर की भी कमी आ रही है और ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर के अब कालाबाजारी का भी मामला सामने आने लगा है। जी नियाज, मैं बता दूं कि मुजफ्फरपुर में ये बेला में एक ऑक्सीजन का प्लांट भी बैठाया गया है, जहाँ वहाँ मजिस्ट्रेट की नियुक्ति भी की गई है। आगे मजिस्ट्रेट खड़े होते हैं तो पीछे से दूसरे गेट से ऑक्सीजन की कालाबाजारी होती है। और वही कालाबाजारी इतना ही नहीं, मतलब जिस सिलेंडर की दाम 1500, 300 रुपया, 600 रुपया है, उस सिलेंडर को 15,000 और 12,000 रुपए की जाती है। और दूसरी तरफ जिला प्रशासन चुप्पी साधे बैठी है और जिला प्रशासन कुछ भी बोलने से इनकार करती है, परहेज करती है। और साथ में बोलते हैं कि अगर बात करने विशेष प्रेशर बनाई जाती है तो उनके द्वारा कहा जाता है कि ऑक्सीजन काफी मात्रा में यहाँ मुजफ्फरपुर में अवेलेबल है, लेकिन कहीं से भी किसी अस्पताल में पूर्णरूपेण ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती है। जी, तो जिला प्रशासन चुप्पी साधी हुई है, तो क्या जिला प्रशासन से इसकी शिकायत नहीं की जा रही है? जी, जिला प्रशासन से लेकर राज्य सरकार तक लिखित सूचना भी दी गई है। सारा हर अस्पताल द्वारा लिखित दी जाती है, लेकिन इस पर कोई सवाल जवाब नहीं जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं बेगूसराय में एक बार फिर पुलिस की करतूत सामने आई है, जहां एक महिला के साथ छेड़खानी करना एक दरोगा को महंगा पड़ गया। पब्लिक के बीच रहम की भीख मांगते रहे बेगूसराय जिले में तैनात एएसआई विजय कुमार। घटना 20 अप्रैल रात बेगूसराय के गढ़पुरा थाना इलाके में हुई। हालांकि थानेदार कह रहे हैं कि घटना का कारण उन्हें मालूम ही नहीं है। बहरहाल पुलिस की पिटाई का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। अब देखना यह है कि इस मामले में कब तक कार्रवाई होती है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से एक दरोगा के वीडियो वायरल हो रहा है। दरोगा बाबू महिला के साथ छेड़खानी कर रहे थे और इस वीडियो में वो रहम की भीख में मांग रहे हैं, तो महिला के साथ छेड़खानी करना एक दरोगा को काफ़ी भारी पड़ गया। ये तस्वीर सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से पब्लिक का गुस्सा दरोगा के ऊपर फूटा है और पब्लिक पिटाई कर रही है। इसके बाद दरोगा पब्लिक से भीख मांगते भी नजर आए, रहम की भीख मांग रहे हैं। तो दरोगा बाबू महिला के साथ छेड़खानी कर रहे थे, ऐसा आरोप है उनके ऊपर। और इसके बाद पब्लिक का गुस्सा फूटा और पब्लिक ने दरोगा बाबू की पिटाई कर दी है। ये तस्वीर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं तस्वीर में कि किस तरीके से दरोगा रहम की भीख मांग रहा है और पब्लिक का गुस्सा दरोगा के ऊपर फूट रहा है। तो दरोगा की ये पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। दरोगा के ऊपर आरोप है कि उन्होंने महिला के साथ छेड़खानी की
और ये काफ़ी उनके ऊपर महंगा पड़ा। पब्लिक का गुस्सा फूटा और पब्लिक ने दरोगा की पिटाई कर दी। वहीं स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को प्रभावी करने के लिए पुलिस प्रशासन सड़क पर उतर गई है। एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह और नगर थाना प्रभारी आरएन चौधरी के नेतृत्व में पुलिस बल की टीम ने पूरे गिरिडीह शहर में दुकानें बंद करवाने में लग रहे। इस दौरान व्यवसायियों को साफ तौर पर निर्देश दिया गया कि कोविड-19 के गाइडलाइन का अनुपालन करें और इसके साथ साथ शहर के चौक चौराहों पर दुकान लगाने वाले लोगों से भी अपील की गई कि वो दुकानों को बंद कराएं। वहीं कोरोना का कहर लगातार जारी है। लोगों में कोरोना का काफी डर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते झांसी के गुरसराय में कॉलेज के प्रवक्ता की मौत के अंतिम संस्कार में लोग शामिल तक नहीं हुए और शव को कंधों के बजाय ट्रैक्टर से ले जाया गया। कोरोना का कहर जारी है। तो कोरोना का कहर लगातार जारी है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कोरोना का खौफ इस कदर है कि लोग अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हो रहे हैं। शव को कंधा भी नहीं दिया, ट्रैक्टर से शव को ले जाया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से कोरोना के खौफ की वजह से लोगों ने ट्रैक्टर से शव को ले जाना शुरू किया। वहीं सुल्तानपुर में तेज रफ्तार बाइक खड़े डंपर में घुस गई। इस घटना के चलते बाइक और डंपर में आग लग गई, जिसके चलते बाइक सवार एक युवक की झुलसकर दर्दनाक मौत हो गई, तो वहीं दूसरा युवक गंभीर रूप से झुलस गया। आनन फानन में झुलसे युवक को जिला अस्पताल भिजवाया गया। वहीं सूचना देने के बाद भी जब पुलिस काफी देर तक नहीं पहुंची तो आक्रोशित ग्रामीणों ने अयोध्या प्रयागराज हाईवे पर जाम लगा दिया और प्रदर्शन किया। वहीं पटना में कर्फ्यू के तीसरे दिन भी वाहनों की चेकिंग अभियान चलाई गई। पुलिस ने डाकबंगला चौक पर कोतवाली थानाध्यक्ष समेत कई पदाधिकारियों ने चालान काटा। इस दौरान कई लोगों से जुर्माना वसूला गया। वहीं कर्फ्यू गाइडलाइन का पालन करने की अपील की गई। तो पटना में कर्फ्यू के तीसरे दिन भी वाहनों की चेकिंग अभियान चलाई गई। पुलिस ने डाकबंगला चौक पर कोतवाली थाना अध्यक्ष समेत कई पदाधिकारियों ने चालान काटा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से चेकिंग अभियान चलाया गया और इस दरमियान बहुत सारे वाहनों के चालान भी काटे गए, तो उनसे जुर्माना भी वसूला गया। वहीं कर्फ्यू गाइडलाइन का पालन करने की अपील भी की गई। तो पटना में कर्फ्यू के तीसरे दिन भी वाहनों की चेकिंग अभियान चलाई गई। जो लोग भी कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करते दिखे उनका चालान काटा गया और उनसे जुर्माना वसूला गया और साथ साथ उनसे अपील की गई कि कोरोना के गाइडलाइन का पालन करें। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनिल कुमार हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। अनिल, जिस तरीके से तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि पटना में जो भी लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं उनका चालान काटा जा रहा है, उनसे जुर्माना वसूला जा रहा है। जी बिल्कुल न्यास, देखा जाए तो जिस तरह से कोरोना का संक्रमण बढ़ा है उसी दरमियान में सरकार द्वारा एक दिशा निर्देश जारी किया गया है कि पूरे बिहार में नाइट कर्फ्यू का आगाज कर दिया गया है, जिसको लेकर अब ये नाइट कर्फ्यू का तीसरा दिन है और लगातार जो है तीसरे दिन भी नाइट कर्फ्यू का पालन कराने के लिए पटना की सड़कों पर पुलिस मुस्तैद रही और वहीं
इस प्रोटोकॉल के पालन नहीं करने वाले लोगों को भी सख्त हिदायत दी गई है और तमाम तरह के जितने भी प्रोटोकॉल जो लागू किए गए हैं उसको बखूबी निभाने की भी बातें कही गई है। वहीं इस मामले को लेकर कई लोगों के चालान भी काटे गए हैं ताकि ये गलती जो है वो दोबारा न करे। वैसे मैं बता दूं नियाज आपको कि रात 9 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक ये पाबंदी लगाई गई है कि नाइट कर्फ्यू के आगाज में इस दरमियान में वाहनों का प्रवेश चूंकि जितने भी पैदल लोग हैं जो बेवजह घरों से निकल रहे हैं उनका निकलना ना हो सके ताकि इस संक्रमण को कहीं ना कहीं रोका जा सके और इसमें कमी लाया जा सके, जिसको लेकर अब जो है लगातार पुलिस जो है वो सड़कों पर दिख रही है और तमाम लोगों से भी चालान वसूला जा रहा है जो बेवजह सड़कों पर दिख रहे हैं। जी अनिल, लेकिन जिस तरीके से प्रशासन तो मुस्तैद नजर आ रही है, वो चालान काट रही है, लगातार चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है, लेकिन आम जो पब्लिक है, क्या अब भी आम पब्लिक में जागरूकता की कमी दिख रही है? नियाज अगर बात करें हम तो कुछ एक जगहों की अगर बात करें तो वहां पे जो नियमों का उल्लंघन देखा जा सकता है, लेकिन अगर दिन की बात करें हम तो दिनों में भी सड़कें जो है वो पहले की अपेक्षा अब सुनसान दिख रही हैं। लोगों का सड़कों पर निकलना बहुत ही कम हो गया है, लेकिन बावजूद इसके कुछ जो नियमों का उल्लंघन करने वाले हैं वो अभी भी नियमों को ताक पर रख के सड़कों पर निकल रहे हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाके में अपने आप को वहां पे मौजूद कर रख रहे हैं। तो ऐसे में उनको भी जागरूक होना पड़ेगा ताकि ये संक्रमण जो फैलने की स्थितियां हैं वो कम हो सके। अब जागरूकता लोगों को भी अपनी ओर जो है अपने से करना होगा ताकि संक्रमण को किसी स्तर पे जो है वो लेवल उसका कम हो सके। जी अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं किशनगंज में अस्पताल रोड स्थित बेक क्लब फास्ट फूड की दुकान से बासी पेटीज खाने से एक बच्चे की हालत बिगड़ने का मामला सामने आया है, जिसके विरोध में बच्चे के परिजनों ने बेकरी की दुकान पहुंचकर जमकर हंगामा किया और आरोपी दुकानदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करने लगे। वही हंगामा बढ़ता देखकर दुकानदार और कर्मी दुकान बंद कर मौके से फरार हो गए। लोगों की शिकायत के बाद दल बल के साथ मौके पर पहुंचे अनुमंडल दंडाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बच्चे के परिजनों की शिकायत सुनने के बाद बेक क्लब के दुकानदार पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया, तब जाकर मामला शांत हुआ। हम लोग के संज्ञान में आया है जो पीड़ित पक्ष है उनसे बुलाकर अभी पूछताछ की गई है, तो इस पर हम लोग संज्ञान लेंगे कि कितनी दुकान प्रेस्टीज की दुकान जिला में और होटल्स रेस्टोरेंट सब रजिस्टर्ड है नगर परिषद में और वो क्या सप्लाई करता है उस दिन उसकी जांच भी करवाएंगे। और वैसे लोगों पे हम जरूर नकेल कसेंगे जो बासी सामान या फूड पॉइजनिंग आइटम्स बेचकर किशनगंज के आम जनता को बहुत बड़ा नुकसान देने की स्थिति में हो जाए। पहले से रखा हुआ था वो साइड में फेंकने के लिए फिर आपने कैसे गलती से चल गया होगा। गलती तो होता है। बच्चे का जो फूड पॉइजनिंग हुआ जान चली जाती तो क्या होता? गलती से गरम करके सामान दोगे तुम? नहीं, गरम हॉटकेस हो गया। हाँ तो हॉटकेस में कैसे गरम कैसे हो गया सामान? साइड में जो रखा हुआ रहेगा सामान गरम कैसे हो जाएगा? गरम माल खराब माल कैसे रखा हुआ था? बताओगे हमको? फ्रेश माल और खराब माल एक जगह क्यों रखा हुआ था? तुम्हारा बात भी हम मान लिए कि साइड में रखा हुआ था, गरम कैसे हुआ हमको ये बताओ। साइड में पड़े कैसे गरम हो गया सामान? वहीं सहरसा में भी कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी है। इसे देखते हुए जिला अधिकारी कौशल कुमार ने वीडियो संदेश जारी कर लोगों को सतर्क रहने की बात कही है और साथ ही कहा है कि बेवजह घर से बाहर ना निकले और निकलें तो मास्क पहनकर ही निकले। इस दौरान सामाजिक दूरी का आवश्यक ख्याल रखें। 21/4/2021 को सहरसा जिले का कोविड-19 का अद्यतन प्रतिवेदन इस प्रकार है। कल दिनांक 20/4/2021 को 245 नए पॉजिटिव केसेज मिले हैं। इसके अलावा 130 मरीज को जो होम आइसोलेशन में थे उनको सक्सेसफुली ट्रीट करके उनको डिस्चार्ज किया गया है। साथ ही कल एक व्यक्ति की कोरोना संक्रमण के कारण मृत्यु हुई है। इस प्रकार टोटल पॉजिटिव मरीजों की संख्या आज की तिथि में 1961 हो गया है। टोटल स्वस्थ मरीजों की संख्या 541 है। टोटल मृत व्यक्ति की संख्या 3 है और 18 व्यक्ति जो इनका कुछ सिम्टम था उनको उच्च संस्थान में रेफर किया गया है बेहतर इलाज के लिए। इस प्रकार आज की तिथि में टोटल एक्टिव केस की संख्या 1538 जिले में है जिनका इलाज होम आइसोलेशन में चल रहा है।
तो सहरसा में भी कोरोना के दूसरे लहर का कहर लगातार जारी है। इसे देखते हुए जिलाधिकारी कौशल कुमार ने वीडियो संदेश जारी कर लोगों को सतर्क रहने की बात कही है और साथ ही कहा कि बेवजह घर से बाहर ना निकलें और निकलें तो मास्क पहनकर ही निकलें। इस दौरान सामाजिक दूरी का अवश्य ख्याल रखें। तो कोरोना की दूसरी लहर का कहर लगातार जारी है। जिलाधिकारी ने लोगों को वीडियो संदेश दिया है, मास्क जरूर पहनें और सतर्क रहें। वहीं समस्तीपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अन्नू तिवारी हत्याकांड का खुलासा कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने हत्याकांड के मुख्य आरोपी सहित 3 को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि 26 मार्च को वैनी ओपी थाना क्षेत्र के रेपुरा गांव में प्रखंड प्रमुख व लोजपा नेत्री रविता तिवारी पति अन्नू तिवारी के दिन दहाड़े घर में घुसकर अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद छानबीन कर पुलिस ने यह सफलता हासिल की है। करगिल जो मुख्य हत्यारा था उसकी गिरफ्तारी गुरुग्राम हरियाणा से हुई है। छापेमारी के लिए टीम गई थी, इसके द्वारा गिरफ्तारी की गई। साथ ही इसमें जो 2 और इसके सहयोगी रहे थे, एक मौसेरा भाई और एक मामा है, उन दोनों की गिरफ्तारी हुई है। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और हथियार भी बरामद हो चुके हैं, जिस संबंध में लक्ष्य कांड दर्ज किया जाएगा आर्म्स एक्ट का। और हत्या का कारण इसमें यह सामने आया है कि करगिल जो है मुख्य हत्यारा वो अपनी मां को नीलम देवी को पंचायत समिति चुनाव में खड़ा कर रहा था और इसके कारण अन्नू तिवारी से उसकी दुश्मनी हो गई थी। 10-15 दिन पहले ही उसको धमकी भी दिया गया था, जैसा ये बता रहा है कि बहुत फड़फड़ा रहा है इन शब्दों में, और इसी के कारण दोनों को भी दुश्मनी थी और मौका पाकर इसने अन्नू तिवारी और संतोष तिवारी की हत्या कर दी। वहीं मोतिहारी के कोटवा प्रखंड क्षेत्र में पुलिस की छापेमारी के दौरान एक महिला की मौत के बाद लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। आक्रोशित लोगों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। हमले में कई पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। ग्रामीणों के उग्र तेवर को देखकर पुलिसकर्मी जैसे तैसे वहां से जान बचाकर भागे। हम अपने आया घर में, हम बोला कि देखिए बड़ा बाबू, पूरे पंचायत से अब पता एक एक आदमी से कीजिए कि दारू हम बिक्री करते हैं। तो बोलता है कि नहीं तू दारू बिक्री करता है, तू बता। हम कहने हम बिक्री करबे नहीं करते हैं, तो गलत कैसे बताएंगे हम। तब तक हमको 2-4 धप्पड़ मार दिया कोटवाला बड़ा बाबू। हमारा माँ बोलती है बूढ़ी कि ये देखिए हमारा बेटा पोता लोग दारू का रोजगार नहीं करता है। तब तक मैं वो लात चला दिया मार से बड़ा बाबू का, मेरा माँ का अंतकाल हो गया, मृत्यु हो गया। तो मोतिहारी के कोटवा प्रखंड क्षेत्र में पुलिस की छापेमारी के दौरान एक महिला की मौत के बाद लोगों का आक्रोश फूट पड़ा है। आक्रोशित लोगों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। हमले में कई पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। ग्रामीणों के उग्र तेवर को देखकर पुलिसकर्मी जैसे तैसे वहां से जान बचाकर भागे। ग्रामीणों ने पुलिस पर महिला की हत्या करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों के अनुसार छापेमारी के दौरान पुलिस टीम ने महिला की पीटकर मार डाला। वहीं मधुबनी जिले के कई इलाकों में मौसम ने मिजाज बदला है। तेज आंधी के साथ हल्की बारिश भी हुई। इसके लिए पहले से ही मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया। तो मधुबनी जिले के कई इलाकों में मौसम ने मिजाज बदला है। तेज आंधी के साथ हल्की बारिश भी हुई है और इसके लिए पहले से ही मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया था। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमरदेव ठाकुर हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। अमरदेव, कई इलाकों में बारिश के अंदेशे बारिश हुई है, मौसम ने मिजाज बदला है। अमरदेव जी, मैं बता दूं कि मधुबनी जिले के अंदर में आज सुबह से ही मौसम का मिजाज बदल चुका है। तेज आंधी के साथ
बूंदा बूंदी बारिश भी हो रही है, कई इलाके में जोरदारों की बारिश हो रही है। अभी मधुबनी मुख्यालय में खासकर वहां काफी बारिश हो रही है। लोग अभी अपने अपने घर के अंदर में डूबके हुए हैं। मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट कर दिया गया था, जो बारिश और तेज आंधी के साथ बारिश होगा। लेकिन अब देखना है जो ये बारिश और ये आंधी किस रूप से और कब तक ये चल रहा है मधुबनी के अंदर में। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो मधुबनी जिले के कई इलाकों में मौसम ने मिजाज बदला है, तेज आंधी के साथ हल्की बारिश भी हुई है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।